तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पोलर फॉर्म को काफ़ी डिटेल तक में देख लिया था। पोलर फॉर्म तक हम लोग का डिस्कशन कंप्लीट हुआ था। आज की क्लास में हम लोग को स्टार्ट करना है क्या, यूलर्स फार्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक्चुअल में जो फार्मूला हमारा पोलर फॉर्म का था, उसी पोलर फॉर्म वाले फार्मूले से ही ओरिजिनेट हुआ है यूलर्स फार्मूला, उसी से ही रिलेटेड है ये। इसको ओपन करोगे जो इसका फॉर्म है पोलर फॉर्म बन जाएगा, पोलर फॉर्म को कंप्रेस करोगे ये फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही इंटर रिलेटेड हैं एक दूसरे से ना। तो एक्चुअल में कुछ कैलकुलेशंस जो होती हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, कभी कभी कुछ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन अगर हो गई, मान लीजिए आपके पास Z1 कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, Z2 कुछ दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, Z3 कुछ तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया, और फिर इनमें आपको एक कॉम्बिनेशन करके मान लीजिए Z1 इंटू Z2 पार इंटू Z3 अपॉन में Z3 होल स्क्वायर इंटू Z1 प्लस Z2 बार। तो इस टाइप का अगर एक्सप्रेशन दिया जाएगा तो आप जनरल मेथड से नहीं जा सकते, क्योंकि आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा और आंसर निकले इसका कोई गारंटी नहीं है। कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है क्योंकि बड़ी सी कैलकुलेशन रहेंगी। तो उन सबको एवॉइड करने के लिए हम लोग क्या यहाँ पे यूलर्स फार्मूला आया है। यूलर्स ने 1748 में क्या किया, एक फार्मूला इन्वेंट किया जिससे कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉब्लम्स ईजी हो गई। जैसे आप समझिए, आप फॉर एग्जांपल आपको समझाते हैं कि इसका नीड क्यों पड़ा। जैसे हमारे पास मान लीजिए एक Z1 दिया हुआ है 1 प्लस √3 आयोटा, एक Z2 दे रखा है आपको √3 माइनस आयोटा, एक Z3 दे रखा है 1 प्लस 2√3 आयोटा। ऐसे करके तीन Z1 Z2 Z3 दे रखे हैं, और हमको Z है वो निकालना है। क्या है, Z1 है, Z2 बार है, Z3 बार है, अपॉन Z3 का होल स्क्वायर है, इंटू Z1 बार है, Z2 का होल स्क्वायर। तो इस टाइप का कोई एक्सप्रेशन है जिसका वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो हम लोग नॉर्मल प्रोसीजर से फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी बड़ा सा उसका कैलकुलेशन हो जाएगा जो कि रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, अभी आप Z1 की जगह 1 प्लस √3 आयोटा डालेंगे, Z2 बार की जगह पे √3 प्लस आयोटा डालेंगे, Z3 बार की जगह पे 1 माइनस 2√3 आयोटा डालेंगे, और नीचे में पुट करते जाएंगे। और सारा डिटेल पुट करने के बाद आपको श्योरिटी, आप स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, इतना सारा मल्टीपल नंबर ऑफ कैलकुलेशंस हो जाएंगी जो कि रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, आप क्वेश्चन करने बैठेंगे पेपर में सॉल्व ही नहीं होगा आपसे ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा कैलकुलेशन 4-5 पेज लग जाएंगे। तो इस वजह से यूलर्स ने क्या किया, फॉर्मूला डिराइव किया। किस किस सन में किया था, 1748 में। ठीक है, 1748 सन में किया था। ये फॉर्मूला इन्वेंट कर दिया कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का जो प्रॉब्लम है, कठिन प्रॉब्लम क्या, जो लेंदी प्रॉब्लम होंगी उनको ये आसानी से सॉल्व कर जाएगा। ठीक है, इसका एक फॉर्म होता है, वो फॉर्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे आप तुरंत ही निकाल सकते हैं। तो एक्चुअल में वो होता क्या है उसको देखते हैं। तो ये चीज़ समझ में आई ना, इसका नीड क्यों पड़ा। ठीक है, इसका नीड इसलिए पड़ा क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में कैलकुलेशंस कई बार काफ़ी कठिन कैलकुलेशन हो जाती हैं। तो उन सब कैलकुलेशन, जनरली जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले टर्म आते हैं उन्हीं सब में ऐसा होता है। अगर यहाँ पे प्लस ओस होता है तो ये प्लस, जैसे मान लीजिए Z1 प्लस Z2 है तो आप इसको आसानी से जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन जब मान लीजिए प्लस का है, फिर स्क्वायर हो गया, फिर क्यूब हो गया, फिर पावर 4 हो गई, कुछ डिवाइड हो गया, हो ना, इस टाइप का सिचुएशन हो गया, Z1 Z2 कॉन्जुगेट, इस टाइप का सिचुएशन से कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बन सकता है। तो इन सब को आप नॉर्मल मेथड से जाने पे आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए किस जो मार्केट में आया, यूलर्स फार्मूला आया। किस सन में, 1748 में। ये कॉम्प्लेक्स नंबर की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को ईजी कर दिया। ठीक है, अब ये होता क्या है इसका हम लोग देख लेते हैं, स्टेटमेंट क्या होता है। देखिए, ये कहा था, अभी हम लोग पोलर फॉर्म देख चुके हैं। पोलर फॉर्म में हम लोग क्या, ये क्यों होता है ये डिस्कशन हम लोग कर लिए है, क्यों इसका नीड पड़ा। ठीक है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्यों नीड पड़ा। अगर हमको इस टाइप का फॉर्म बनाना है ना, तो हम क्या करेंगे। नाउ व्हाट टू डू। Z1 को पुट करेंगे, Z2 बार को पुट करेंगे, नहीं, हम लोग मूव करेंगे यूलर्स फार्मूला पे। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, जहाँ पे काम नहीं करेगा नॉर्मल मेथड, वहाँ पे ये काम करेगा, हमेशा ही परफेक्टली काम करेगा। ठीक है, तो देखिए इसका ये, जैसे हम लोग अभी पीछे क्या देखें, Z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको x प्लस आयोटा वाई लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा क्या है, कार्टेशियन फॉर्म है। इसके 3 नाम और हम लोग लिखे थे, वो 3 नाम भी आप लोग समझते हैं, कार्टेशियन फॉर्म, एल्जेब्रिक फॉर्म, जियोमेट्रिकल फॉर्म, और एक था रेक्टेंगुलर फॉर्म। तो ये 4 नाम इसी के थे।
तो चारों नाम नहीं लिख रहा है, बट ये जेड जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, इसको कार्टेशियन फॉर्म है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, जेड को हम लोग लिखे आर कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये हमारा क्या बना, पोलर फॉर्म। ठीक है, पहले हम लोग देखे कार्टेशियन फॉर्म, उसके बाद हम लोग देखे पोलर फॉर्म। इसी पोलर फॉर्म को आप ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म भी बोलते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक के टर्म में कॉस और साइन ये दोनों टर्म इंट्रोड्यूस हो गए हैं, इसलिए इसको हम लोग पोलर फॉर्म भी बोलते हैं। एक्स प्लस आयोटा वाई था कार्टेशियन फॉर्म, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा हुआ पोलर फॉर्म या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इसके और करके आप 3 नाम और समझ सकते हैं, इसके और करके ट्रिग्नोमेट्रिक नाम। तो यहाँ पे आर जो होता है वो क्या आता है, मॉड ऑफ जेड होता है, और जो थीटा होता है वो क्या होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड हो सकता है। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की कोई भी वैल्यू हो सकती है। इन जनरल जितनी भी आर्ग्यूमेंट की इसकी वैल्यू हो सकती हैं उन सबको यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं, सेटिस्फाई होगा एक के साथ। लेकिन हम लोग प्रेफरेंस किसको देते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट को। जो वैल्यू माइनस पाई से पाई के बीच में आएगी, पाई होगा इंक्लूडेड, माइनस पाई होगा नहीं इंक्लूडेड। क्यों, क्योंकि माइनस पाई और पाई सेम ही होते हैं। आप एंटी क्लॉकवाइज जाए पाई आएंगे, क्लॉकवाइज जाएं तो माइनस पाई आएंगे। एक्चुअल में दोनों सेम ही सिचुएशन पे ले जाके आपको छोड़ेंगे। ठीक है, तो थीटा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड होता है, ये पोलर फॉर्म था। तो इसी के जस्ट बाद यूलर्स फॉर्मूला है। ठीक है, इसी सबसे रिलेटेड है तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसी से रिलेटेड ये है, जहाँ पे आर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट है, और थीटा क्या है, इसका आर्ग्यूमेंट है। और थीटा आर्ग्यूमेंट मतलब अब ये जेड का हमारा क्वाड्रेंट देख के हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि थीटा क्या आने वाला। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो जो हमारा थीटा होता है, यानी जो इसका आर्ग्यूमेंट होता है, या प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट बोल दीजिए, इन जनरल आर्ग्यूमेंट बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। थीटा क्या होता है, अल्फा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फा होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में अल्फा माइनस पाई होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस का अल्फा होता है। तो ये अलग अलग क्वाड्रेंट में हो केस हो गया, उसीलिए उसकी वजह से उससे रिलेटेड हम लोग थीटा निकाल सकते हैं। आर भी एक्स और वाई के टर्म में निकाल सकते हैं, थीटा भी एक्स और वाई के टर्म में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये डिस्कशन का पार्ट था हम लोग का पोलर फॉर्म। अब उसके बाद आता है यहाँ पे, वो हम लिख देते हैं, उसके बाद उसका डेरिवेशन हम लोग देखेंगे कि क्यों होता है ऐसा। ठीक है, पहले उसका स्टेटमेंट लिख देते हैं। जो जेड है, जैसे आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, वहीं पे आर हमारा क्या मॉड जेड है, उसका मॉडुलस है, उसकी मूल बिंदु से दूरी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे होता है आर ई की पावर आयोटा थीटा। ठीक है, इसको देख के घबराना नहीं है, या ई कहाँ से आ गया ना, इसका डेरिवेशन हम लोग देख लेंगे। उस डेरिवेशन में भी आप जो पहला डेरिवेशन हम देखेंगे वो इंटीग्रेशन से देखेंगे, तो इंटीग्रेशन और डेरिवेशन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जो दूसरा वाला डेरिवेशन है उसके लिए आपको एक्सपेंशन पता होना चाहिए कि कॉस थीटा का एक्सपेंशन क्या होता है, साइन थीटा का एक्सपेंशन क्या होता है, ई की पावर आयोटा ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है। तो ये सारे एक्सपेंशन अगर तीनों आपको पता रहेंगे तो दूसरा वाला जो मेथड होगा डेरिवेशन का, 2 मेथड से हम लोग इसका डेरिवेशन देखेंगे, उससे भी आप लोग समझ सकते हैं इसको। ठीक है, तो दूसरा वाले मेथड को समझने के लिए आप लोग लिमिट में पढ़ते हैं ना एक्सपेंशन, कि साइन थीटा को किस प्रकार से एक्सपेंड करते हैं, कॉस थीटा को किस प्रकार से एक्सपेंड करते हैं, लिमिट फाइंड आउट करने के लिए, तो वाला एक्सपेंशन यूज हो जाएगा और निकल जाएगा यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो जेड जो होता है आर ई की पावर आयोटा थीटा होता है, किसमें, एक्सपोनेंशियल। ये जैसे यहाँ पे कॉस साइन था तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म था, पोलर फॉर्म था, वैसे यहाँ पे इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब समझिए, जैसे आर ई की पावर आयोटा थीटा, ये आर ऑफ कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये सब एक दूसरे के बराबर हैं। ये कार्टेशियन फॉर्म में है, ये पोलर फॉर्म में है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, लेकिन तीनों ही हमको जेड के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, अब समझिए, जो यहाँ पे आर है, जो यहाँ पे आर है, दोनों ही सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। आर यहाँ भी मॉड जेड के बराबर है, ऊपर भी मॉड जेड के बराबर है। थीटा यहाँ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है, थीटा यहाँ भी आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है। ठीक है, थीटा दोनों ही जगह आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है। तो यहाँ से एक रिलेशन हम लोग निकाल सकते हैं। वो रिलेशन क्या हो जाएगा, जैसे आर, ये दोनों एक्सप्रेशन बराबर ही हैं तो दोनों को कंपेरिजन हम लोग कर सकते हैं। दोनों को कंपेयर करने में देखिए क्या मिलेगा, आर ई की पावर आयोटा थीटा, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो जो ई की पावर आयोटा थीटा है वो इसी टर्म के इक्वल है,
यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, e की पावर आयोटा थीटा कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो यही होता है यूलर्स जो फॉर्मूला होता है, यही होता है। ठीक है, ये क्या है, यूलर्स फॉर्मूला। समझ में आया? पहला हम लोग का कार्टेशियन फॉर्म था एक्स प्लस आयोटा वाई, फिर हम लोगों ने इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, जहाँ पे आर उसका मॉड जेड था यानी मूल बिंदु से उसकी दूरी थी, और थीटा उसका आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड था, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड यानी कोई भी आर्ग्यूमेंट की वैल्यू वो ले सकता है, लेकिन हम लोग प्रेफरेंस किसको देंगे, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट, यानी कि चारों क्वाड्रेंट में अलग अलग होगा, अल्फा पाई माइनस अल्फा, अल्फा माइनस पाई माइनस का अल्फा, और यूनिक वैल्यू लेगा माइनस पाई से पाई के बीच में। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देख रहे हैं, आर ई की पावर आयोटा थीटा, आर यहाँ पे फिर से मॉड जेड है, थीटा यहाँ पे फिर से आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है, ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसी को यूलर फॉर्म भी आप लोग बोल सकते हैं, इसको पोलर फॉर्म को आप ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म बोल सकते हैं, कार्टेशियन को आप ज्योमेट्रिकल, अलजेब्रिक और रेक्टेंगुलर फॉर्म भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हम लोग एक कंक्लूजन पे पहुँचे, ये ई की पावर आयोटा थीटा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के बराबर है। ये एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन होता है, यही हमारा यूलर्स फॉर्मूला है। अब ये होता क्यों है, इसका हम लोग डेरिवेशन देख लेते हैं ना, डेरिवेशन देख लेते हैं कि ये एक्चुअल में आया कहाँ से है। ठीक है, देख लेते हैं। 56 57, ठीक, इसका प्रूफ देख लेते हैं कि ये एक्सप्रेशन आया कहाँ से। प्रूफ क्या है हमारे पास, एक्सप्रेशन कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अभी हम लोग पोलर फॉर्म पढ़े तो हमको ये पता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आर ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिख सकते हैं। तो अगर हम कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को ई की पावर आयोटा थीटा प्रूफ कर देंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा ना। तो एक फर्स्ट तरीका है प्रूफ करने का, जो कि इंटीग्रेशन वाला है, उसको हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे एक्सपेंशन वाला। ठीक है, तो क्या है, कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसको हम लोग ई की पावर आयोटा थीटा, ये हम लोग को प्रूफ करना है। अगर ये प्रूफ हो गया तो हमारा काम हो जाएगा। समझिए, अब ये कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसको देखिए एक बार। जैसे ये हमारा एक्सप्रेशन है, ये आपको ध्यान रखना, अगर आपको प्रूफ ना भी पता है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, बट देख लीजिए, देखिए जैसे हमारे पास कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है, ये एक्सप्रेशन किसके बराबर आएगा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये है। अगर हम लोग क्या करें, दोनों साइड आयोटा से मल्टीप्लाई करा दें, दोनों साइड अगर आयोटा से मल्टीप्लाई करा दें, जैसे इधर आप समझिए ये है, इस साइड में अगर आयोटा से आप मल्टीप्लाई कराएंगे आयोटा टाइम्स, और फिर एक बार आयोटा बाहर में रखिए, एक बार आयोटा का मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए, क्या हो जाएगा, आयोटा कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा स्क्वायर साइन थीटा, यानी आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो माइनस का साइन थीटा, एज सिंपल एज दैट। तो आयोटा यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, आयोटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। सिंपली हम लोग के पास कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा था, आयोटा का मल्टीप्लाई कराए करके ये लिख दिए, तो आयोटा की वैल्यू हम लोग इस टर्म में लिख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर दीजिए थीटा के रिस्पेक्ट में। देखिए आयोटा डी थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या कर दे रहे हैं, इंटीग्रेशन। तो बेसिक इंटीग्रेशन आपको आता होगा, इतना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अपॉन कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा डी थीटा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें हम लोग इसका इंडिफिनिट इंटीग्रेशन कर दे रहे हैं, अनिश्चित समाकलन कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आयोटा डी थीटा क्या बना देगा इसको, आयोटा थीटा, आयोटा कांस्टेंट टर्म है, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, तो आयोटा थीटा इज इक्वल्स टू, इसका इंटीग्रेशन हम लोग को करना है। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आप समझिए, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा अपॉन में है, अगर इस वाले को अगर हम टी मानेंगे तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा बराबर टी, तो माइनस का साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा डी थीटा इज इक्वल्स टू डी टी हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आ रहा है ना आपको। ठीक है, इसको लिखने से पहले हम लोग यहाँ पे एजम्पशन कर लेते हैं क्या, कि कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसको हम लोग मान लेते हैं टी, तो कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस का साइन थीटा प्लस साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा डी थीटा किसके बराबर आ जाएगा, डी टी के। कोई दिक्कत नहीं, ये चीज़ हम लोग लिख सकते हैं,
ना। और हम लोग को एक चीज़ और भी पता है, वो चीज़ हम यहाँ पे लिख देते हैं कि डी टी अपॉन टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है एल एन टी प्लस सी। कोई दिक्कत नहीं इसमें, एल एन टी प्लस सी लिखते हैं। और टी यहाँ पे एल एन मॉड टी भी लिख सकते हैं, एल एन मॉड टी लिख सकते हैं, क्योंकि एल एन के अंदर में आप नेगेटिव वैल्यू नहीं डाल सकते। ठीक, एल एन जीरो पे माइनस इनफाइनाइट वैल्यू आएगा, एल एन वन पे जीरो वैल्यू आएगा, एल एन के अंदर में नेगेटिव नहीं डाल सकते, एल एन मॉड टी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए, ठीक है, एल एन मॉड टी आप लिख सकते हैं। ये होता है इन जनरल जब हम लोग रियल के केस में बात करेंगे। थीटा अगर यहाँ पे आयोटा वोटा का टर्म नहीं आ रहा होता तो है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आयोटा का टर्म आ जाएगा तो ये मॉड्यूलस का मतलब ये होता है कि अगर इसके अंदर में नेगेटिव डालोगे पॉजिटिव बना देगा। और जो मॉड्यूलस कॉम्प्लेक्स नंबर में होता है वो मूल बिंदु से दूरी होती है, दोनों मॉड्यूलस में डिफरेंस होता है। जो नॉर्मल वाला मॉड्यूलस है ये मॉड्यूलस, इस मॉड्यूलस का इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई ज़रूरत नहीं है इसका। किसी क्वेश्चन में भले यूज ऐसा हो जाए, बोल दिया जाए, बट आप समझिए इसका मतलब क्या है। इस मॉड्यूलस का मतलब केवल और केवल उसके अंदर की वैल्यू देख के डिसाइड करते हैं हम लोग। उसके अंदर की वैल्यू देख के अगर माइनस है तो भी प्लस बना देगा, प्लस है तो भी प्लस बना देगा। वाइज इक्वल्स टू मॉडल्स का ग्राफ पता है आपको, इस टाइप से ग्राफ होता। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स नंबर वाला मॉड्यूलस होता है वो मूल बिंदु से दूरी होती है उस कॉम्प्लेक्स नंबर की जो उसके अंदर में लिखा हुआ है। मॉड जेड लिखा हुआ मतलब जेड की मूल बिंदु से दूरी। ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। अब आयोटा डी थीटा है, इधर साइड में क्या बना देगा इसको, आयोटा थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा हम लोग टी माने, और ये पूरा टर्म ऊपर से क्या बन गया डी टी अपॉन टी मतलब एल एन टी। एल एन मॉड टी नहीं लिखेंगे, मॉड टी का मतलब, मॉड मतलब क्या होता है, जैसे उस केस में जब हम लोग एल एन के अंदर में नेगेटिव नहीं हो सकता, बट हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का कंपेरिजन थोड़ा कर सकते हैं, तो आपको एल एन टी ही लिखना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ग्रेटर देन जीरो है ना, तो इस चीज़ को नहीं बोल सकते। आप इसको डायरेक्टली एल एन कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिखिए। ठीक है, क्योंकि ये जो टर्म है हमारे पास एल एन के अंदर में, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ये हम लोग नहीं कह सकते। ठीक है, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव ये हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे मॉड लगा देंगे तो मॉड लगाने पे आप ये समझेंगे इसका मॉडुलस तो 1 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। नहीं लगाना। ठीक है, ये मॉड और ये मॉड में डिफरेंस होता है। फिर से एक बार रिपीट, ये मॉड और ये मॉड में डिफरेंस होता है। जो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड होता है मूल बिंदु से दूरी बताता है, और जो नॉर्मल मॉड होता है उसके अंदर में नेगेटिव डालोगे तो भी पहुंचे। जैसे -4 का मॉड 4, 4 का मॉड 4, कोई भी नंबर ऐसा हो, वाई इक्वल्स टू एक्स है। अगर एक्स ग्रेटर देन जीरो है वाई इक्वल्स टू मॉड एक्स, अगर एक्स ग्रेटर देन जीरो तो वाई इक्वल्स टू एक्स आ जाएगा, अगर एक्स लेस देन जीरो तो वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। प्लस एक कांस्टेंट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे समझिए आयोटा थीटा। अब इस कांस्टेंट की वैल्यू अगर हम लोग निकाल लें तो हम ये एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। हमको मतलब किससे है, इतने से मतलब है, इधर साइड में आयोटा थीटा। अगर हम लोग ये सी का मान निकाल लें तो हमारा काम आसान हो जाएगा। देखिए एक बार, क्योंकि सी कांस्टेंट टर्म है, अगर हम थीटा को डाल देंगे जीरो, देखिए थीटा को अगर डाल दें जीरो, थीटा को 0 डिग्री डाल दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा, ये साइड हो जाएगा जीरो, और इधर में क्या बन जाएगा एल एन कॉस ऑफ जीरो यानी 1 प्लस आयोटा साइन ऑफ जीरो यानी 0 प्लस सी। आयोटा जीरो जीरो, एल एन 1 0, सी क्या आ गया 0। ठीक है, तो ये हम लोग जब वो पढ़ते हैं क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ते हैं, तो उन सब जगह पे ये देखते हैं सी क्या होता है ना, स्वेच्छाचर करके कुछ आता है ना, तो उस टाइप की चीज़ें वहाँ पे आएंगी। अभी के लिए आप समझिए सी का मान हम लोग निकाल सकते हैं थीटा की वैल्यू 0 पुट करके। थीटा की वैल्यू 0 पुट करने पर सी आ गया तो सी 0 ही होगा। ठीक है, अब देखिए आयोटा थीटा इज इक्वल्स टू क्या बन गया, एल एन कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और इतना ही टर्म हमको चाहिए। अब इधर साइड से अगर, चूंकि ये ई बेसिस पे होता है, तो ई की पावर आयोटा थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ई की पावर आयोटा थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये प्रूफ हो गया ना। ठीक है, ये प्रूफ्ड। ठीक है, ये फर्स्ट मेथड जो हम लोग का देखा, हम लोग फर्स्ट तरीके से कैसे प्रूफ कर सकते हैं। तो वैसे तो आप बहुत सारे तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, कुछ भी कर करा के, यहाँ पे आयोटा मल्टीप्लाई कराई दोनों साइड में, तो कुछ कुछ करा के प्रूफ कर सकते हैं ना। बट इन जनरल एक ये फॉर्म देख लीजिए तरीका प्रूफ करने का। प्रूफ का आपको नीड कहीं नहीं पड़ने वाला, बट ये प्रूफ आप पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब सेकंड मेथड जो है इसका, वो एक्सपेंशन का यूज करके, ये क्या था, सिंपली
थोड़ा सा मैनिपुलेट किए हैं एक्सप्रेशन को, उसी से हम लोग प्रूफ कर दिए हैं, ठीक है। लेकिन कि जो दूसरा वाला है, ये डेरिवेशन है, दूसरा वाला जो प्रूफ है ये है एक्सपेंशन पे बेस्ड। अब देखिए, अगर आप लोग लिमिट पढ़े होंगे तो आप लोग वहाँ पे देखेंगे कॉस थीटा का एक्सपेंशन होता है। वो एक्सपेंशन कैसे आता है उसका भी डेरिवेशन पे जाएंगे, थोड़ा और लंबा पड़ जाएगा, क्लास पूरा उसी में निकल जाएगा। उसका डेरिवेशन हम लोग लिमिट वाले चैप्टर में करेंगे ना, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा नीड नहीं है उस डेरिवेशन की। तो बस अगर आपको पता है अच्छी बात है, नहीं पता है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे डेरिवेशन का नीड नहीं है। लिमिट में हम लोग उसका डेरिवेशन देखेंगे, कॉस थीटा का एक्सप्रेशन क्यों ऐसा आता है, साइन थीटा का एक्सप्रेशन क्यों ऐसा आता है, ई की पावर थीटा का, ई की पावर एक्स का एक्सप्रेशन कैसा है। तो 3 एक्सप्रेशन हम लिख देते हैं। देखिए, कॉस एक्स का एक्सप्रेशन होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 का मतलब पता है आपको, फैक्टोरियल हमेशा एक हम लोग इंटीजर वैल्यू के लिए निकालते हैं, वही पॉजिटिव इंटीजर। 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल, इन सब का वैल्यू निकालते हैं। कभी आप -3 फैक्टोरियल नहीं देख सकते ना, ठीक। एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल मीन्स 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 1 तक जाते हैं। एक्स की पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल। S1 एक कॉस एक्स का एक्सपेंशन होता है, और साइन एक्स का एक्सपेंशन होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स की पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7, ठीक है। यहाँ पे एक्स की पावर इवन वाली थी, यहाँ पे एक्स की पावर ऑड वाली है, और अल्टरनेट प्लस माइनस का साइन है। क्लियर है? जैसे यहाँ पे माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, वैसे माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे होता हुआ चला जाएगा। और एक एक्सपेंशन होता है ई की पावर एक्स का, ये होता है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। ये सबका डेरिवेशन वहाँ पे देखा जाता है। एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, ठीक है, एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, ऐसा। तीनों एक्सपेंशन आपको समझ में आ गया? ये 3 एक्सपेंशन होते हैं, इनका डेरिवेशन देखना है हम लोग को लिमिट वाले चैप्टर में। अभी के लिए आप बस देख लीजिए, इसी एक्सप्रेशन में हम इसको पुट कर देंगे तो हमारा एक्सपेंशन निकल के आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास क्या है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है ना। तो एक LHS को लेके हम लोग चलते हैं, ठीक है, LHS को लेके चलते हैं, LHS। तो कॉस थीटा की जगह पे एक्सप्रेशन पुट कर सकते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 थीटा की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस थीटा की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस एस होने से जाएगा, थीटा की पावर 8 अपॉन फैक्टोरियल, सब आगे चलता हुआ चला जाएगा, प्लस आयोटा साइन थीटा, मतलब थीटा क्योंकि जैसे वहाँ पे एक्स था तो ये एक्सप्रेशन में आ रहा था, अगर इस यहाँ पे थीटा डाल देंगे आप ये एक्सप्रेशन आ जाएगा थीटा माइनस, तो इस जगह पे आप कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स बराबर ई की पावर आयोटा एक्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थीटा एक्स सब एक ही है। थीटा माइनस थीटा क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस थीटा की पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 एस वन, ये भी एक्सप्रेशन चला जाएगा आगे, ठीक है। अब देखिए इसी को थोड़ा हम रीअरेंज कर देते हैं ना, रीअरेंज करके कैसे लिख सकते हैं, देखिए थीटा की इंक्रीजिंग पावर के टर्म में लिख सकते हैं। पहले 1 एक कांस्टेंट टर्म है, 1 को लिख दीजिए, और प्लस आयोटा थीटा, थीटा की पावर 1 वाला टर्म आ रहा है तो आयोटा थीटा यहाँ पे लिख दीजिए, और थीटा स्क्वायर वाला टर्म आ रहा है इसको यहाँ पे लिख दीजिए, क्या माइनस का थीटा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। प्लस अब थीटा की पावर 3 वाला टर्म देखिए यहाँ से आ रहा है, क्या है, सॉरी प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस आएगा, आयोटा थीटा क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, कोई दिक्कत है इसमें, माइनस है। अब थीटा की पावर 4 वाला टर्म ये है, ये क्या हो जाएगा, थीटा की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। थीटा की पावर 5 वाला टर्म यहाँ पे है, क्या है, आयोटा थीटा की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, थीटा की पावर 6 वाला टर्म यहाँ पे है, थीटा की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6, और माइनस आयोटा थीटा की पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल। ऐसा एक्सप्रेशन ऐसे ही चला जाएगा। एक्सप्रेशन समझ में आ रहा है ना, बस ओपन कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक आपको पैटर्न देखने को, जैसे कि आयोटा थीटा, यहाँ पे क्या माइनस का थीटा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल है। अब समझिए थीटा स्क्वायर के सामने एक माइनस लगा हुआ, अगर हम लोग इसको आयोटा थीटा का होल स्क्वायर लिखेंगे प्लस करके तो आयोटा स्क्वायर थीटा स्क्वायर बन जाएगा, जो कि आयोटा स्क्वायर -1 बना देगा, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आ रहा है। उसी प्रकार से जैसे यहाँ पे माइनस का आयोटा थीटा क्यूब है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आयोटा थीटा प्लस का आयोटा थीटा का होल क्यूब करेंगे तो आयोटा क्यूब क्या आएगा, माइनस का आयोटा, वो भी ये चीज़ बना देगा। नहीं समझ में आया, 1 प्लस आयोटा थीटा प्लस आयोटा थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये चीज़ समझ में आ रही है। आयोटा थीटा का होल क्यूब अपॉन
3 फैक्टोरियल, प्लस प्लस बीच में आ गया सब हर जगह पे। आयोटा क्यूब होगा तो माइनस का आयोटा बना देगा, आयोटा स्क्वायर होगा तो माइनस का बना देगा, ऑटोमेटिकली सब फिट होता चला जा रहा है। आयोटा थीटा की पावर 4/4 फैक्टोरियल प्लस S1 ऐसे आगे चलता चला जाएगा। ये पॉइंट क्लियर समझ में आया ना। जस्ट एक दूसरे तरीके में लिखती। अब ये तरीका देख के आपको समझ में आ रहा होगा क्या है, इस प्रकार का फॉर्म है ना, 1 प्लस समथिंग का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस समथिंग का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस समथिंग का पावर 4/4 फैक्टोरियल S1। ये चीज़ आ गया ना, ये वाला। और यही एक्सप्रेशन हमारा किसका है, ई की पावर समथिंग का। नहीं समझ में आया? जैसे ई की पावर एक्स का 1 प्लस एक्स अपॉन मतलब 1 प्लस समथिंग अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस समथिंग स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस समथिंग क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, ई की पावर समथिंग। तो वही चीज़ यहाँ भी है, 1 प्लस समथिंग स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस समथिंग क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो ये किसके बराबर आएगा, ई की पावर समथिंग, और समथिंग क्या है, आयोटा थीटा। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, क्लियर समझ में आया। पहला प्रूफ क्या था, सिंपली मैनिपुलेशन करके हम लोग सॉल्व कर दिए थे, कोई नया एक्सप्रेशन कुछ नहीं लाया, आयोटा का मल्टीप्लाई किए, इंटीग्रेशन कर दिए, तो ये एक्सप्रेशन हमारा निकल के आ गया, वो प्रूफ हो गया। एक सेकंड हम लोग का डेरिवेशन जो है उसमें हम लोग क्या किए हैं, कॉस थीटा और साइन थीटा के एक्सपेंशन को पुट कर दिए हैं। उसके एक्सपेंशन को पुट करके हम लोग एक रिजल्ट पे पहुंच गए, जो कि ये इसका डेरिवेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो एक चीज़ आपको समझ में आई, पक्का क्लियर। ठीक है, अब देखिए कुछ प्रॉपर्टी, जैसे हम लोग प्रॉपर्टीज़ के मामले में जब हम लोग शुरू में देख रहे थे तो एडिशन वाली प्रॉपर्टीज़ आसानी से हो जा रही थी, जैसे Z1 प्लस Z2 Z1 माइनस Z2 ना। और जहाँ पे मल्टीप्लाई, जैसे Z इंटू जेड बार मॉड जेड स्क्वायर होता है, ये तो आसानी से हम लोग देख लिए थे। वहाँ पे जितनी सारी प्रॉपर्टीज़ थी वो सब प्रॉपर्टी आप यहाँ भी प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को ज़्यादा बेनिफिट किस केस में होगा, जब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाला टर्म आएगा। जैसे आपके पास Z1 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है तो आप उसको अगर x1 प्लस आयोटा y1 मानेंगे, एक Z2 दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया उसको आप x2 प्लस आयोटा y2 मानेंगे, और फिर आप मल्टीप्लाई कराएंगे या आप डिवाइड कराएंगे, तो आप काफ़ी बड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। उसी को अवॉइड करने के लिए फॉर्म है, ये फॉर्म का अगर आप यूज करेंगे तो आपको उतना बड़ा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हम लोग देख लेते हैं। अब वो प्रॉपर्टीज़ हम लोग वहाँ पे देख भी चुके हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रॉपर्टीज़, ठीक है, पहला केस है मॉडुलस की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ठीक, ये ओबीएससी प्रॉपर्टीज़ हैं, आपको खुद समझ में आ जाएंगी, क्या ही दिक्कत होगा इसमें, कुछ नहीं। ठीक है, मॉडुलस की प्रॉपर्टी जैसे हमारे पास है Z1 इंटू Z2, इसका अगर हमको मॉडुलस निकालना है तो क्या होता है, Z1 का मॉडुलस Z2 का मॉडुलस। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हम लोग वहाँ पे भी देख चुके हैं, या नहीं देखे हैं क्या, शायद चलो देखे हों नहीं देखे हों, लेकिन फिर भी आप अगर Z1 का x1 प्लस आयोटा y1 मानेंगे, Z2 को x2 प्लस आयोटा y2 मानेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, मॉडुलस लेंगे, तो इसके बराबर आएगा, ये प्रूफ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग प्रूफ किस प्रकार से करने वाले हैं, इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को, यूलर फार्मूले को यूज करके। ठीक है, समझ लीजिए, आप इमेजिन कर लीजिए Z1 को मान लीजिए क्या है, R1 ई की पावर आयोटा थीटा, इसी फॉर्म का होगा। Z1 था, मान लीजिए R1 उसका मूल बिंदु से दूरी है, यानी उसका मापांक है, θ1 उसका आर्ग्यूमेंट है, कोई दिक्कत नहीं। और Z2 को आप मान लीजिए क्या है, R2 ई की पावर आयोटा θ2, कोई दिक्कत नहीं। अब सीधे से पुट कर दीजिए ना, लेट, क्यों, क्योंकि हम लोग इस फॉर्म से डेरिवेशन करेंगे, हमको बहुत ही आसान होगा। आगे जितना चीज़ चलने वाला है एक्सपोनेंशियल पे ही चलेगा, एक्सपोनेंशियल का बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है यहाँ पर। ठीक है, अब Z1 इंटू Z2 अगर करा देंगे हम, Z1 इंटू Z2 क्या हो जाएगा, इसका मापांक R1 R2 ई की पावर आयोटा θ1 इंटू ई की पावर आयोटा θ2, ये बेस सेम है इसका, तो पावर जुड़ जाएंगी, आयोटा θ1 प्लस θ2। अब इसका एक मॉडुलस हमको करना है, ध्यान से समझिए। अब चूंकि ये है क्या, R1 R2, ये एक नया हमको R मिल गया है ना, और ये θ1 प्लस θ2 को एक नया आप थीटा मान सकते हैं, क्या है, R ई की पावर आयोटा, थीटा का टर्म हमको दिख गया, ये θ1 प्लस θ2 एक नया थीटा बन गया है। उसी टाइप का फॉर्म है R ई की पावर आयोटा थीटा, इसका मापांक अगर हम देखेंगे एक्चुअल में किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर Z है आपके पास R ई की पावर आयोटा थीटा, तो उसका मापांक क्या होता है, R ही तो होता है। नहीं समझ में आया, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको आप x प्लस आयोटा वाई लिख सकते हैं, R cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिख सकते हैं, R ई की पावर आयोटा थीटा लिख सकते हैं। तो जो Z का मापांक होता है वो R ही तो होता है, जो बाहर में कांस्टेंट टर्म लगा होता है।
वही चीज़ यहाँ भी है। तो इसका जो मॉडुलस है वो R1 इंटू R2 ही तो होगा। क्लियर? ये पूरा टर्म ई की पावर आयोटा समथिंग, ठीक है। अब इंटू आर, जो टर्म आर है वही उसका मॉडुलस हो जाएगा, R1 R2। जहाँ पे जो हमारा R1 था वो क्या था, Z1 का मापांक था, और जो R2 था वो Z2 का मापांक था। कोई दिक्कत नहीं, प्रूफ हो गया ना, प्रूफ्ड। तो इसको हम लोग बना देते हैं ब्रैकेट में, Z1 इंटू Z2 का मापांक, Z1 का मापांक इंटू Z2 का। तो फॉर्मूले आप रटने की बजाय समझने का कोशिश करेंगे तो आप 4-5 बार खुद से डिराइव करके देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। रटना नहीं, इसको लेके बैठ गए आप कन्फ्यूज होने लगेंगे, फिर आप कभी कॉन्जुगेट का आ जाएगा तो वो सब चीज़ें में आपको कन्फ्यूजन होने लगेगा। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में, डिवीज़न के केस में, ये सारे केस जहाँ पे भी आएंगे तो आप अगर एक्सपोनेंशियल वाला फॉर्म अगर यूज करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली, बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। मॉडुलस का पहला प्रॉपर्टी हम लोग देख लिए। मॉडुलस का ये दूसरा प्रॉपर्टी देखिए, Z1 अपॉन Z2, इस पूरे का जो मॉडुलस होता है वो Z1 के मॉडुलस अपॉन Z2 के मॉडुलस के बराबर होता है, बशर्ते जो Z2 है वो जीरो ना हो, ठीक है। Z2 जीरो नहीं हो जाएगा, Z2 अपॉन में अगर ये जीरो हो जाएगा तो क्या केस बन जाएगा, इनफाइनाइट का केस बन जाएगा। ये सिचुएशन समझ में आई आपको, ये फॉर्मूला होता है। इसका प्रूफ भी हम लोग देख लेते हैं सिंपली। जैसे वहाँ पे Z1 को हमने R1 ई की पावर आउटा थीटा 1 माना था, Z2 को R2 की पावर आउटा थीटा 2 माना था, वही चीज़ यहाँ भी मान सकते हैं ना। सिंपली वही पुट कर दीजिए, जो यहाँ पे माने हैं वही चीज़ यहाँ भी है, अप्लाई हो जाएगी। तो R1 ई की पावर आयोटा थीटा 1 अपॉन R2 ई की पावर आयोटा थीटा 2, इसका हमको मॉडुलस देखना है। तो क्या हो जाएगा, R1 अपॉन R2 ए की पावर आयोटा थीटा 1 माइनस थीटा 2, इसका क्या है मॉडुलस। सेम जैसे ऊपर में हुआ, ये वाला टर्म एक नया आर बन गया, ई की पावर आयोटा ये वाली टर्म पूरी एक नई थीटा बन गई। ये पॉइंट समझ में आया, एक न्यू फॉर्म बन गया एक्सपोनेंशियल का, जहाँ पे आर ई की पावर आयोटा थीटा है तो ये किसके बराबर आएगा, जो आर था उसी के बराबर आएगा, यानी R1 अपॉन R2 के। जहाँ पे R1 क्या है, वो Z1 का मापांक है, और R2 क्या है, वो Z2 का मापांक है। कोई दिक्कत नहीं है, ये भी प्रूफ हो गया, ठीक है। ये सारे प्रूफ आप लोग x प्लस आयोटा वाई, x1 प्लस आयोटा y1, x2 प्लस आयोटा y1 मान के भी कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत वहाँ पे आएगा, आपको कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। एक लाइन में प्रूफ हो रहा है, वहाँ पे कैलकुलेशन आपको बहुत ज़्यादा ही करना पड़ेगा, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर समझ में आया, Z1 अपॉन Z2 का मापांक। और एक प्रॉपर्टी देख लीजिए, जेड, ये प्रॉपर्टी रटनी नहीं है आपको, हम फिर से बता रहे हैं, समझना है। जेड की पावर एन का जो मापांक होता है वो बराबर होता है जेड मापांक की पावर एन, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है। जेड की पावर एन का मॉडुलस, मॉडुलस जेड की पावर एन होता है। इसका भी प्रूफ देख सकते हैं। मान लीजिए आप जेड आपके पास है कि आर ई की पावर आयोटा थीटा, जो जेड की पावर एन हो जाएगा क्या हो जाएगा, आर ई की पावर आयोटा थीटा की पावर एन, यानी कि आर की पावर एन ई की पावर आयोटा एन थीटा। अब हमको इसका मॉडुलस देखना है, जेड की पावर एन का देखना है मॉडुलस, यानी आर की पावर एन ई की पावर आयोटा एन थीटा, इसका हमको देखना मॉडुलस। यहाँ भी ये वाला टर्म जो है, ये वाला टर्म एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर बना दिया है, सॉरी ये वाला टर्म एक नया आर बना देगा आपके लिए, ठीक है। आर मान लीजिए इसको, और ई की पावर आयोटा, ठीक है, अल्फा मान लीजिए, चूँकि एक जो ये टर्म है एक नया एंगल बना दे रही है। अब सिंपली जैसे आर ई की पावर आयोटा थीटा उसका मॉडुलस आर, उसी प्रकार से ये भी आर की पावर एन आयोटा अल्फा, उसका मॉडुलस आर की पावर एन। सिंपल, ये हो जाएगा आर की पावर एन। यहाँ पे आर क्या है, आर ही हमारा मॉड जेड है, जेड का मापांक ही तो आर है, मॉड जेड की पावर एन, ठीक है। प्रूफ हो गया। तो तीनों ही प्रूफ आपको समझ में आए होंगे, आई होप। नहीं समझ में आए फिर से देखिए आप, Z1 इंटू Z2 का मॉडुलस बराबर Z1 का मॉडुलस Z2 का मॉडुलस, Z1 अपॉन Z2 का मॉडुलस Z1 का मॉडुलस अपॉन Z2 का मॉडुलस, बशर्ते Z2 जीरो नहीं होना चाहिए। कैसे प्रूफ किए हैं, सिंपली आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म की तरफ मूव करिए, आप आसानी से प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्लियर। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यही तीन है जो कि अब एक और होता है जेड इंटू जेड बार बराबर मॉड जेड स्क्वायर, भी वो लोग हम लोग देख लेंगे, कोई उस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना, क्योंकि वो प्रूफ वहाँ से भी आसानी से हो जा रहा था, यहाँ से भी आसानी से ही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए,
हम लोग किसका प्रॉपर्टी भी देखें, मॉड्यूलस का। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ कॉन्जुगेट का प्रॉपर्टी देख लेते हैं, उसके बाद आर्ग्यूमेंट का भी प्रॉपर्टी देख लेंगे। मैं अगेन बोल रहा हूँ, आपको प्रॉपर्टीज़ याद नहीं करनी है, प्रॉपर्टीज़ को समझना है, प्रॉपर्टीज़ का यूज करना है, ऑटोमेटिकली आप समझ जाएंगे। क्योंकि आप ये रटने नहीं बैठना, फिर से बोल रहा हूँ, Z1 को आप R1 की पावर आउटा थीटा दिमाग में ही बना लीजिए। हाँ, ये मान सकते हैं, ये मान सकते हैं, इसका आर्ग्यूमेंट होगा, इसका मॉडुलस होगा, सीधे पुट करेंगे, ये वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो दिमाग पे लोड नहीं लेना है, चैप्टर का लोड दिमाग पे नहीं रखना है। हमको इतने फॉर्मूले इसमें याद करने होंगे, तभी हमारा इस चैप्टर पे कमांड हो सकता है। हमको एक भी फॉर्मूले नहीं याद है इस चैप्टर के, याद करना ही नहीं है, समझना है। हर चीज़ का आपके पास लॉजिकल आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ों के लिए आपको परेशान होने की नीड नहीं है, इसलिए बस लिखा दे रहा हूँ आपको, ऐसा ना लगे कि लिखाया नहीं गया, बताया नहीं गया ना। अब कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी हमको देखनी, मॉडुलस का प्रॉपर्टी हम लोग देख लिए। अब सेम कॉन्जुगेट का प्रॉपर्टी, जैसे हम लोग वहाँ पे Z1 इंटू Z2 का मॉडुलस देख रहे थे, उसी प्रकार से Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट, ये प्रॉपर्टी हम लोग वहाँ से प्रूव किए थे, x प्लस आयोटा वाई मान के, x1 प्लस आयोटा वाई वन, x2 प्लस आयोटा वाई टू मान के प्रूफ किए थे। लेकिन वहाँ के प्रूफ में क्या हो रहा था, बहुत ही लंबा सा प्रूफ आ रहा था, कॉम्प्लिकेटेड प्रूफ था। उसी को अवॉइड करने के लिए हम लोग यहाँ पे अपना एक्सपोनेंशियल फॉर्म यूज करेंगे। वहाँ पे हम बोले भी थे कि आगे जब हम लोग वहाँ पे पहुँचेंगे तो वहाँ पे आसानी से प्रूफ हो जाएगा। ये Z1 का कॉन्जुगेट Z2 के कॉन्जुगेट के बराबर आता है। ठीक है, ये इसका प्रॉपर्टी है। अब इसका प्रूफ भी हम लोग देख सकते हैं सिंपली, जैसे हम लोग क्या करते हैं, Z1 को मानते हैं R1 ई की पावर आयोटा थीटा वन। थीटा वन यहाँ पे इसका कोई भी आर्ग्यूमेंट का वैल्यू हो सकता है। Z2 क्या है, R2 ई की पावर आयोटा थीटा टू, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेट मान लिए हम लोग। अब Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट करना है, तो आप सिंपली Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट करना, पहले Z1 इंटू Z2 फाइंड आउट कर लीजिए, तो हो जाएगा R1 इंटू R2 ई की पावर आयोटा थीटा वन प्लस थीटा टू, कोई दिक्कत। तो ये एक्सप्रेशन एक्चुअल में है क्या, हम लोग क्या कि कंप्रेस करते हैं। जैसे आप इसको लिख, अगर आप ओपन करेंगे क्या, R1 इंटू R2 है, ये है ई की पावर आयोटा थीटा, मतलब कॉस ऑफ थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस आयोटा साइन थीटा वन प्लस थीटा टू। तो वो चीज़ हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बार आपके लिए लिख भी, आपकी संतुष्टि के लिए लिख भी देते हैं। देखिए क्या है, कॉस ऑफ थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस आयोटा साइन थीटा वन प्लस थीटा टू, कोई दिक्कत नहीं है। ये वही तो फॉर्म है जो कि ई की पावर आयोटा समथिंग बराबर कॉस समथिंग प्लस आयोटा साइन समथिंग होता है, वही चीज़ तो हम लोग प्रूफ किए। तो एक्चुअल में ये Z1 इंटू Z2 यही है, इतना बड़ा सा एक्सप्रेशन छोटे में लिख दिए। अब समझिए, अब जब इसका हम लोग क्या करेंगे, कॉन्जुगेट करेंगे, Z1 इंटू Z2 का आप क्या करेंगे, कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट में होता क्या है, आयोटा रिप्लेस हो जाता है माइनस के आयोटा से, यही तो होता है। कॉन्जुगेट का बेसिक मतलब क्या होता है, जो रियल एक्सिस है उसमें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग क्या करते हैं, अगर मिरर इमेज, एक बात देखिए ध्यान से, आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास, ये है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ पे पॉइंट है वो, और ये उसका आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट या प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका जब हम लोग कॉन्जुगेट लेंगे तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ये अब इसका ये हो जाएगा इसका आर्ग्यूमेंट, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट। ये पॉइंट क्लियर समझ में आ रहा है ना। तभी आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी में हम लोग देखेंगे एक्चुअल में हो क्या रहा है, इसका मिरर इमेज हो रहा है रियल एक्सिस में। तो जैसे ये अगर x प्लस आयोटा वाई था तो जस्ट x माइनस आयोटा वाई हो जाएगा सिंपली। जैसे -2 प्लस आयोटा 3 था तो -2 माइनस आयोटा 3 हो जाएगा, क्योंकि जो इमेजनरी एक्सिस में यहाँ पे पॉजिटिव में जा रहे थे तो प्लस का आयोटा टर्म आ रहा था। लेकिन जैसे ही हम लोग उसका कॉन्जुगेट लेंगे तो जस्ट अपोजिट में आ जाएंगे, तो हमको आयोटा का टर्म माइनस आयोटा से रिप्लेस हो जाएगा। जैसे अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप समझें, मान लीजिए आप ये क्या है, माइनस का 2 प्लस 3 आयोटा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2 माइनस 3 आयोटा, जस्ट आयोटा माइनस आयोटा से रिप्लेस हो गया, वही एक्सप्रेशन आ गया। ये पॉइंट क्लियर है ना। या अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जिसका कॉन्जुगेट वो हो जाता, ठीक है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई आपको। सिंपली आयोटा क्या होगा, माइनस आयोटा से रिप्लेस हो जाएगा, तो वही चीज़ हमारा यहाँ भी होने वाला। ठीक है, देखिए क्या है, R1 इंटू R2। अब इस वाले एक्सप्रेशन में आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करेंगे तो वही यहाँ भी है, क्योंकि इसी चीज़ को हम यहाँ पे ओपन करके लिखें, इसी चीज़ को यहाँ पे ओपन करके लिखें, आयोटा माइनस आयोटा से आएगा तो माइनस का आयोटा साइन थीटा वन प्लस थीटा टू। तो ये चीज़ हम लोग देख चुके हैं, कॉस अल्फा माइनस आयोटा साइन अल्फा किस क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या करेंगे हम लोग, वो सब डिस्कशन किया जा चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आयोटा को आपको माइनस आयोटा से रिप्लेस कर देना है, क्यों, क्योंकि हम लोग उसका कॉन्जुगेट ले रहे हैं। क्लियर पॉइंट, पक्का। अब देखिए ये Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट है, तो अब इसको ओपन करके लिख दीजिए R1 ई की पावर माइनस
आयोटा थीटा 1 इंटू R2 e की पावर माइनस आयोटा थीटा 2। अब बेसिकली ये टर्म क्या है, देखिए ध्यान से, ठीक है। ये टर्म हमारा क्या है, जो R1 e की पावर माइनस आयोटा थीटा 1 है, ये एक्चुअल में Z1 का कॉन्जुगेट है, क्योंकि Z1 के एक्सप्रेशन में से आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस किए हैं। ये टर्म आपको समझ में आ रहा है, ये हमारा क्या है, Z1 का कॉन्जुगेट है। और ये वाला टर्म में भी सिंपली Z2 वाले में आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस किए हैं, क्या है, Z2 का कॉन्जुगेट है। सिंपली ये क्या हो गया, Z1 का कॉन्जुगेट Z2 का कॉन्जुगेट, प्रूफ हो गया, प्रूफ्ड, क्लियर। अब देखिए जैसे वहाँ पे हम लोग बटे वाला देख रहे थे, वही चीज़ यहाँ पे देखें, थोड़ा फास्ट में देखते हैं। Z1 अपॉन Z2 का होल कॉन्जुगेट ये किसके बराबर होता है, Z1 के कॉन्जुगेट के अपॉन में Z2 के कॉन्जुगेट के, जहाँ पे Z2 है जीरो नहीं है। मैं अगेन बोल रहा हूँ, फॉर्मूला देख के, इस डेरिवेशन देख के घबराना नहीं है, फॉर्मूला देख के घबराना नहीं है, याद नहीं करना है, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा आपको। हम लोग क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे बहुत डिटेल में, कई सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। सिंपली Z1 को आप फिर से R1 e की पावर आयोटा थीटा 1 मानिए, Z2 को फिर से आयोटा e की पावर थीटा 2 मानिए, क्योंकि अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, इनका आप मॉडुलस भी अलग मान सकते हैं, मान लीजिए, और इसका थीटा 1 जो आर्ग्यूमेंट उसको भी अलग मान लीजिए। सिंपली प्रूफ करा दीजिए। कॉन्जुगेट लिखना है, जो Z1 अपॉन Z2 का कॉन्जुगेट, थोड़ा फास्ट में लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, R1 अपॉन R2, क्योंकि Z1 अपॉन Z2 हम लोग निकाल चुके हैं यहाँ पे, R1 अपॉन R2 e की पावर आयोटा थीटा 1 माइनस थीटा 1 माइनस थीटा 2 आ रहा था ना, तो वही चीज़ यहाँ पे होने वाला है, ई की पावर माइनस आयोटा हो जाएगा थीटा 1 माइनस थीटा 2। बस कॉन्जुगेट लेना, कॉन्जुगेट आसानी से ले लिए। अब यही टर्म हमारा, थोड़ा सा इसको क्या करिए आप, ओपन करके लिख दीजिए। देखिए R1 ई की पावर माइनस आयोटा थीटा 1 अपॉन R2, ऊपर में क्या आएगा, ई की पावर आयोटा थीटा 2, उसको अगर नीचे में लेके आएंगे तो ये हमारा R2 ई की पावर माइनस आयोटा थीटा 2 बन जाएगा। ये क्लियर समझ में आया ना, क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा तो ई की पावर आयोटा थीटा 2 प्लस बन जाएगा, तो ई की पावर माइनस आयोटा कॉमन लेंगे तो थीटा और माइनस थीटा 2, ये बन जाएगा R1 अपॉन R2, क्लियर। R1 अपॉन R2, सॉरी इसको आगे लिखने का क्या जरूरत है, क्योंकि यही चीज़ हमारा जो मिल गया हमको, ये क्या है, यही हमारा है Z1 का कॉन्जुगेट, और ये हमारा है Z2 का कॉन्जुगेट। तो हमारा यहाँ पे प्रूफ हो गया क्या, Z1 अपॉन Z2 का जो होल कॉन्जुगेट है ये किसके बराबर है, Z1 के कॉन्जुगेट के और Z2 के कॉन्जुगेट के अपॉन में, ठीक है। ये प्रूफ हो गया, Z2 जीरो नहीं होना चाहिए, क्लियर। एकदम रिलेटेड है, जैसे यहाँ पे मॉडुलस लगा था वैसे यहाँ पे कॉन्जुगेट लगा है। एक थर्ड प्रॉपर्टी है, Z की पावर n का कॉन्जुगेट ये किसके बराबर होगा, Z कॉन्जुगेट की पावर n, ठीक है। एकदम सेम जैसे पिछले में था मॉडुलस, उसी प्रकार से कॉन्जुगेट की भी प्रॉपर्टीज सारी हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। Z को आप मान लीजिए क्या, R e की पावर आयोटा थीटा, Z की पावर n क्या हो जाएगा, R की पावर n e की पावर आयोटा n थीटा। अब Z की पावर n का कॉन्जुगेट लिखेंगे तो R की पावर n तो है ही, बस आयोटा माइनस आयोटा से रिप्लेस हो जाएगा, e की पावर माइनस आयोटा n थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यही चीज़ हमारा क्या है, Z की पावर n का कॉन्जुगेट है। अब आप क्या कर सकते हैं इसमें, Z कॉन्जुगेट, जैसे Z कॉन्जुगेट अगर आप लिखेंगे, Z कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, R e की पावर माइनस आयोटा थीटा, इसी की पावर यही तो लिखा हुआ है, एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है, R e की पावर माइनस आयोटा थीटा होल की पावर होल n, ये क्या है, Z कॉन्जुगेट की पावर n। ये प्रूफ हो गया ना, ये सारी चीज़ें आप आसानी से आप खुद प्रूफ कर सकते हैं। एक बार आप इन सबको प्रूफ कीजिएगा ना। इधर समझ में आया ना क्या चल रहा है। पहले हम लोग मॉडुलस का 3 प्रॉपर्टीज़ देखे। प्रॉपर्टीज़ तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, उसका कोई लिमिट नहीं है, कितनी भी प्रॉपर्टी आप कहीं से निकाल के ले आइए ना, तो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जेड वन इंटू जेड टू केवल 2 कॉम्प्लेक्स नंबर ले रखे हैं, आप यहाँ पे 3 4 5 6 ले सकते हैं। जितना नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बढ़ता चला जाएगा उतना आप लोग कार्टेशियन फॉर्म से करके डिराइव करने में असमर्थ हो जाएंगे, आप कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो उसको आपको इसको ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म यूज करना ही पड़ेगा। अगर Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 इंटू Z4 इंटू Z50 तक होता तो आप एक्सपोनेंशियल का यूज करके एक चुटकियों में आंसर बता सकते थे, ठीक है। उसी का यूज हम लोग को करना है, वही हम लोग प्रूफ किए। यहाँ पे Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 भी हो सकता था, तो मॉड Z1 मॉड Z2 मॉड Z3 हो सकता था, ठीक। n नंबर ऑफ वैल्यूज हो सकती हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो उन सब का जो मॉडुलस होगा इंडिविजुअल सबके मॉडुलस के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। उसी प्रकार से Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 इंटू Z4 इनफाइनाइट तक हो सकता है, आप या 10 50 100 200 300 के पार भी देख सकते हैं। इतना का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, इंडिविजुअल सबके कॉन्जुगेट के बराबर आएगा।
सबके मल्टीप्लिकेशन का कॉन्जुगेट बराबर सबके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लिकेशन। इसकी समझ में आ रहा है? सबके मल्टीप्लिकेशन का मॉड बराबर सबके मॉड का मल्टीप्लिकेशन, है ना? थोड़ा राइमिंग जैसा बन रहा है। पहले हम लोगों ने क्या देखा, सबके मल्टीप्लिकेशन का मॉड बराबर सबके मॉड का मल्टीप्लिकेशन। उसी प्रकार से इसमें भी आप देख सकते हैं, ठीक है, सबके मल्टीप्लिकेशन का कॉन्जुगेट बराबर सबके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, तीनों फॉर्मूला, तीनों ही आप इसका जो प्रॉपर्टीज़ हैं क्लियर समझ में आई। हम लोगों ने मॉडुलस का प्रॉपर्टी देखा, हम लोगों ने कॉन्जुगेट का प्रॉपर्टी देख लिया। अब हम लोग देख लेते हैं आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी। एक्चुअल में जो आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड होता है इंटर रिलेटेड हैं। अगर आप आर्ग्यूमेंट की बात कर रहे हैं, आप आर्ग्यूमेंट की कोई वैल्यू निकालिए, सपोज कि आप आर्ग्यूमेंट की वैल्यू आप निकालिए 330 डिग्री। एक आर्ग्यूमेंट के लिए आप बोल रहे हैं 330 डिग्री, तो 330 डिग्री को आर्ग्यूमेंट बोलना गलत नहीं है, सब बिल्कुल सही है। लेकिन ये 330 डिग्री क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। पॉजिटिव एंगल है 330 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज में है और इसका आर्ग्यूमेंट है। लेकिन हम लोग क्या इसको प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट की वैल्यू -180 से 180 के बीच में होती है, 180 इंक्लूडेड होता। तो उस केस में हम लोग उस 330 डिग्री को एंटी क्लॉकवाइज है उसको हम लोग क्लॉकवाइज में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्जन हम लोग देख चुके हैं। बेसिकली आप ग्राफ बनाएंगे, ये है इसका ग्राफ, 330 डिग्री मतलब ये इतना एंगल घूम रहे हैं और ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इतना वाला एंगल हम लोग ले लेंगे किसके लिए, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट के लिए, जो कि माइनस का 30 डिग्री हो जाएगा। 30 डिग्री क्लॉकवाइज यानी माइनस का 30 डिग्री, ये नहीं कि माइनस का 30 डिग्री क्लॉकवाइज। क्लियर? अब देखिए थर्ड, दो हम लोग देख लिए, मॉडुलस, कॉन्जुगेट। अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टी होती है आर्ग्यूमेंट की, आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब देखिए जैसे हम लोग Z1 इंटू Z2 का मॉडुलस देखे, Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट देखे, उसी प्रकार से हम लोग Z1 इंटू Z2 का आर्ग्यूमेंट देखेंगे। तो ये किसके बराबर आता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। तो इस केस में हम लोग यहाँ पे एम्पलीट्यूड नहीं लिखे हैं। अब ये बेसिक समझिए, अगर आप एम्पलीट्यूड लिखेंगे तो आपको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जो एम्पलीट्यूड की वैल्यू आएगी वो एम्पलीट्यूड की वैल्यू -π से π के बीच में आएगी। तो इससे बेहतर आप आर्ग्यूमेंट से चल जाइए। नहीं समझ में आया? फिर से समझिए, आप आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1, आप पहले Z1 का आर्ग्यूमेंट लिखेंगे। मान लीजिए आप Z1 का आर्ग्यूमेंट, उसका प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट लिख दी, मान लीजिए 30 डिग्री लिख दिए ना, और इस Z2 का जो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट आप लिख रहे हैं, ये लिख दिया आप 170 डिग्री ना, या 180 डिग्री लिख दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। 180 डिग्री इसको लिख लीजिए, मान लीजिए इसको 100-200 डिग्री लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 100 डिग्री लिख दीजिए। तो इन सबको जब जोड़ेंगे आप, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा तो आर्ग्यूमेंट लिखेंगे तो आप पूरे ही एंगल को लिखेंगे, बट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट ये छोटा सा होना चाहिए, इसलिए हम लोग आर्ग्यूमेंट को प्रेफर कर रहे हैं। आप एम्पलीट्यूड भी लिख सकते हैं, लेकिन एम्पलीट्यूड लिखने के बाद आप जो एंगल पाएंगे उसको आपको -π से π के बीच में लाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग एक तरीका अपनाते हैं, साथ में प्लस में 2k कर देंगे और k की ऐसी वैल्यूज़ लेंगे जिसके लिए हमारा वो वैल्यू जो आ रहा है वो -π से π के बीच में आ जाए। ठीक है, उतना हम लोग पचड़े में नहीं पढ़ेंगे। इसमें देखिए आप, सिंपल आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 बराबर आर्ग्यूमेंट Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट Z2। अगर आप आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट कर लिए, जैसे आर्ग्यूमेंट आप 330 डिग्री फाइंड आउट कर लिए, तो उसका प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑटोमेटिकली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि आप हमसे पढ़ें। ठीक है, डिस्कशन हम लोग अच्छे से किए हुए हैं। अब देखिए, तो ये चीज़ आप समझ में आ रही है। अब ये क्यों होता है, इसका भी प्रूफ हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग किए क्या हैं, लेट Z1 हमारा क्या है, R1 e⁻∗θ1, Z2 क्या है, R2 e⁻∗θ2। कोई दिक्कत है इसमें? अब आप Z1 इंटू Z2 का आर्ग्यूमेंट देखना चाहते हैं, तो पहले हम लोग Z1 इंटू Z2 फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, R1, ठीक है, बार बार मल्टीप्लिकेशन करा के देख ही चुके हैं, R1 इंटू R2 e⁻∗θ1 प्लस θ2। अब ये क्या हुआ, Z1 इंटू Z2 जो था वो एक नए कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट हो गया, ये एक नया R बन गया और ये e⁻∗θ एक ये नया थीटा बन गया। नहीं समझ में आया? तो अगर ऐसे पूछा Z1 इंटू Z2 का जो मापांक होता है, Z1 इंटू Z2 का मापांक, वो Z1 के मापांक Z2 के मापांक के बराबर है कि नहीं, दिख रहा है।
Z1 का मापांक Z2 का मापांक। अगर यहाँ पे कॉन्जुगेट लेते हैं तो कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती। हम आर्ग्यूमेंट देखना चाहते हैं तो Z1 इंटू Z2 का जो आर्ग्यूमेंट होगा वो तो यही एंगल है जो e की पावर आयोटा के टर्म में है। नहीं समझ में आया, देखिए आप इसको लिख दीजिए r e की पावर आयोटा थीटा, जहाँ पे जो r है वो क्या है r1 इंटू R2 है, और जो ये थीटा है वो क्या है θ1 प्लस θ2। ये पॉइंट क्लियर हुआ ना, बहुत ही आसान सा पॉइंट है। तो Z1 इंटू Z2 का अगर हम आर्ग्यूमेंट की केवल बात करें तो ये क्या है θ1 प्लस θ2, जो यहाँ पे था वही हम यहाँ पे लिख दिए। और यहाँ पे θ1 हमारा क्या है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 है प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 है। प्रूफ हो गया, बहुत ही सिंपल सा प्रूफ था। ठीक है, अब देखिए आप एम्पलीट्यूड में कन्वर्ट कर लेंगे अगर आपके पास एक आर्ग्यूमेंट की वैल्यू मिल गई। मान लीजिए आर्ग्यूमेंट की वैल्यू -180 से 180 के बीच में नहीं है तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए थर्ड प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2, ये किसके बराबर होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। ठीक है, यहाँ पे आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 ये नहीं होगा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट अपॉन Z2 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। ये प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इनका प्रूफ आपको पता होना चाहिए किस प्रकार से हम लोग इसको प्रूफ कर रहे हैं। सिंपली फिर से Z1 को आप R1 e की पावर आयोटा थीटा 1 मानेंगे, Z2 को R2 e की पावर आयोटा थीटा 2 मानेंगे, फिर निकालेंगे हम लोग Z1 अपॉन Z2। जैसे ऊपर में शुरू में 2 बार निकाल चुके हैं ना, शुरू में आसानी से देखे थे, डिटेल में देखे थे, अब यहाँ पे थोड़ी जल्दी में देख लेते हैं। क्या R1 अपॉन R2 e की पावर आयोटा θ1 माइनस θ2। ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब अगर आप आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 बोलेंगे तो क्या हो जाएगा θ1 माइनस θ2। क्यों? क्योंकि जो R1 अपॉन R2 था ये एक नया R बन गया, और e की पावर आयोटा थीटा, ये θ1 माइनस θ2 एक नया थीटा बन गया। ये पॉइंट क्लियर हुआ। तो ये किसके बराबर आया R e की पावर आयोटा थीटा, जहाँ पे R हमारा क्या है वो R1 अपॉन R2 है। ये हम लोग मॉडुलस में देख चुके हैं कि जो अपॉन Z1 अपॉन Z2 का जो मॉडुलस आने वाला है वो Z1 का मॉडुलस अपॉन Z2 का मॉडुलस, यही है Z1 का मॉडुलस अपॉन Z2 का मॉडुलस। साथ में जो थीटा है वो क्या हो गया है θ1 माइनस θ2। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 क्या θ1 माइनस θ2, जहाँ पे θ1 क्या है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 है और θ2 क्या आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 है। ठीक है, प्रूफ हो गया ना। एक थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ पे देखिए, बहुत ही डिटेल में लोग आसानी से देखते हुए चले जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए एक थर्ड प्रॉपर्टी है इसमें, आर्ग्यूमेंट ऑफ z की पावर n क्या होता है n आर्ग्यूमेंट ऑफ z। ठीक है, ये प्रॉपर्टी देख लीजिए आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये भी। ठीक है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z की पावर n ये किसके बराबर है n आर्ग्यूमेंट ऑफ z। सिंपली प्रूव कर सकते हैं आप। z को मान लीजिए r की पावर आयोटा थीटा, आसानी से मान सकते हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, जहाँ पे r उसका मॉडुलस है, थीटा उसका आर्ग्यूमेंट है। तो z की पावर n क्या हो जाएगा r की पावर n e की पावर आयोटा n थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये z की पावर n हमारा एक नए कॉम्प्लेक्स नंबर में प्रदर्शित हो गया, जहाँ पे r की पावर n उसका क्या है एक नया r बन गया, e की पावर आयोटा थीटा, थीटा का अल्फा मान लीजिए, क्योंकि n थीटा जो है वही हमारा कन्वर्ट होकर एक नया अल्फा बना दिया, जहाँ पे इसका आर्ग्यूमेंट है अल्फा है। नहीं समझ में आया। अब ये एक नया कॉम्प्लेक्स है, जेड की पावर क्या हुआ एक कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म बन गया। वो कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म आर ई की पावर आयोटा अल्फा, इसको आर मत मानिए, आप कैपिटल आर मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आर यहाँ पे भी आर यहाँ पे भी है, कोई दिक्कत नहीं। अब जेड की पावर इनका अगर हमको आर्ग्यूमेंट लिखना है तो आर्ग्यूमेंट होता क्या है बेसिकली, आयोटा के साथ में पावर में आयोटा के साथ में जो टर्म मल्टीप्लाई होती है वही हमारा आर्ग्यूमेंट होता है। आयोटा के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ एन थीटा, यानी कि एन, और थीटा क्या है, थीटा यहाँ पे है क्या, आर क्या है मॉड जेड है, थीटा क्या है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है, एन आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। ये प्रूफ हो गया। ठीक है, ये प्रूफ समझ में आया आपको, प्रूफ। ठीक है, एक और हम लोग प्रूफ देख लेते हैं, सबसे बहुत ही आसान सा प्रूफ होता है। आर्ग्यूमेंट जो हम लोग बोले थे कि अभी पिछली क्लास में शायद आया था, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड को हम लोग बोल रहे थे क्या, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कॉन्जुगेट को माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। ठीक है, उसी का डिस्कशन हम लोग यहाँ पे भी किए थे, जब भी मिटाया हमने पेंसिल इरेजर से, उसी देख रहे थे ना, ये Z1 ये जेड है उसका, ये है इसका आर्ग्यूमेंट या प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट। जब हम इसका मिरर इमेज लेंगे यानी कि इसका कॉन्जुगेट लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा, तो जस्ट अपोजिट एंगल हो गया। जैसे मान लीजिए आप ये कितना था, मान लीजिए इसको 100 डिग्री था, 100 डिग्री था,
जस्ट अपोजिट होगा, माइनस का 100 डिग्री हो जाएगा। मतलब ये 100 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज था तो 100 डिग्री क्लॉकवाइज बन जाएगा। 100 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज का मतलब प्लस 100 का डिग्री, और 100 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब माइनस का 100 डिग्री। ठीक है, आप 100 डिग्री क्लॉकवाइज को माइनस का 100 डिग्री क्लॉकवाइज नहीं बोलेंगे, 100 डिग्री क्लॉकवाइज को 100 डिग्री क्लॉकवाइज बोल सकते हैं या माइनस का 100 डिग्री बोल सकते हैं। ठीक है, ये सब कन्फ्यूजन ना हो आप इसको, इसलिए हम बार बार इस चीज़ को जोड़ देते हैं। ठीक है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड का जो क्या है हमारा कॉन्जुगेट है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कॉन्जुगेट किसके बराबर है, माइनस के आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड के। सिंपली जेड को आप मानते हैं आर ई की पावर आयोटा थीटा, जो जेड का कॉन्जुगेट हो जाएगा क्या हो जाएगा, आर ई की पावर माइनस आयोटा थीटा। अब जेड कॉन्जुगेट, इसको एक बार थोड़ा रीअरेंज करके लिख दीजिए, आयोटा माइनस थीटा, इस प्रकार से लिख सकते हैं कि नहीं, सिंपली वही चीज़ है। आर आर नहीं बदला, और बस जो पावर में एंगल होना चाहिए था वो बदल गया, ये एक नया अल्फा बन गया। जैसे सिंपली आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या था, थीटा था, जेड का मॉडुलस आर था। अब जेड कॉन्जुगेट हम लोग निकाले, ये हो गया, तो जेड कॉन्जुगेट का जो मॉडुलस है वो आर ही है, और जेड कॉन्जुगेट का जो आर्ग्यूमेंट है वो माइनस का थीटा हो गया। सिंपली आसानी से दिख रहा है क्या, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कॉन्जुगेट क्या हो गया है, माइनस का थीटा, यानी कि माइनस का आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। ठीक है, ये प्रूफ हो गया, प्रूफ्ड, क्लियर। तो ऐसे ही आप देखिए, आपके पास n नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। अब कितना प्रकार से किसी चीज़ को आप प्रदर्शित करें, बस बहुत सारी प्रॉपर्टीज बनती चली जाएंगी। कोई दिक्कत है क्या इसमें, कोई भी दिक्कत है इसमें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही आसान है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा डिस्कशन हो गया है। बेसिक जो हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसका एक डिस्कशन हम लोग बहुत ही डिटेल में कर लिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, सॉल्ड एग्जाम्पल, मतलब एक 2-3 एग्जाम्पल लेके हम लोग समझेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म को कैसे डील करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं। उसके बाद हम लोग को क्या देखना है, डी मोवेयर थ्योरम देखना है। वो डी मोवेयर थ्योरम देखने के बाद हम लोग जस्ट क्वेश्चन का सीरीज लेके आएंगे। ठीक है, आपको क्वेश्चंस के लिए परेशान होने की नीड नहीं है। अभी आपके पास केवल 2 लेक्चर दूर है, मतलब आपको क्या करना है, सबसे पहले अभी हम लोग क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म का नेक्स्ट क्लास में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं, सॉल्व एग्जाम्पल करके 2-3 क्वेश्चन देख लेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में डी मोवेयर थ्योरम खत्म करेंगे। ठीक है, अभी ये कौन सा लेक्चर है, 17वां लेक्चर है शायद, 17वां है शायद, 17वां है। तो 18वें में वो देख लेंगे, 19वें में दूसरा कुछ देख लेंगे, डी मोवेयर देख लेंगे। फिर हम डी मोवेयर का भी एक क्वेश्चन का एग्जाम ले सकते हैं, एक सेशन। जो क्वेश्चन का सेशन हो रहा है छोटा लेंगे, 40 मिनट 50 मिनट में 1-2 क्वेश्चन को अच्छे से डील करना सीख लेंगे। उसके बाद हम लोग लेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन का सेशन। उस प्रैक्टिस क्वेश्चन के सेशन में हम लोग बहुत ही डिटेल में अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को नोट कर देंगे, आपकी स्क्रीन को पॉज करिएगा और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद आंसर मैच कराइएगा। क्लियर, डन। ठीक है, तो हम लोग का ऐसे इसी प्रकार से चलने वाला है। हम लोग एक बार सीक्वेंस आपको बता देते हैं, अभी जो चल रहा है तो चल ही रहा। इसके बाद डी मोवेयर स्टार्ट होगा, क्वेश्चन करने के बाद, या क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग डी मोवेयर देखेंगे। डी मोवेयर के बाद हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन का सीरीज लाएंगे। फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन आप समझ लीजिए लगभग 5-6 लेक्चर लेंगे, 5-6 लेक्चर प्रैक्टिस क्वेश्चन का ही चलेगा। उसके बाद हम लोग उसमें कम से कम हम लोग 40-50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर हम लोग किस पे आएंगे, nth रूट ऑफ यूनिटी, नया टॉपिक है, उस nth रूट ऑफ यूनिटी को अच्छे से देखेंगे। फिर हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म करने की ओर आगे बढ़ेंगे। फिर लोकस वोकस वाला भी पार्ट है, वो सब भी देख लेंगे डिटेल में, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी चीज़ आपको ऐसी नहीं लगेगी जो हम हवा में उड़ा देंगे, सिंगल चीज़ ऐसी नहीं मिलेगी आपको जो कि हवा में उड़ाई जाएगी। हर चीज़ का डिटेल में डिस्कशन होगा, मल्टीपल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे उस टॉपिक पे। आपको कोई भी परेशानी की दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, खुद पढ़ना है, अपने दोस्तों को भी भेजना है इसका लिंक, सब लोग पढ़ें। ठीक है, सबको कॉन्सेप्ट मजबूत है। तो आप आज की क्लास का मेन पर्पस समझ में आया, हम लोग क्या किए हैं। हम लोग आज की क्लास में यूलर्स फार्मूला स्टार्ट किए। यूलर्स फार्मूला होता क्या है, उसका डेरिवेशन क्या है, वो सब चीज़ हम लोग देख लिए। यूलर्स फार्मूला आपके ध्यान में रहना चाहिए हमेशा ही। ठीक है, 2 प्रकार से हम लोग डेरिवेशन किए, एक सिंपल इंटीग्रेशन से, दूसरा एक्सपेंशन से। फिर प्रॉपर्टीज़ हम लोग देखें, मॉडुलस का प्रॉपर्टी, और जो कॉन्जुगेट का प्रॉपर्टी और आर्गुमेंट का प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रहनी चाहिए, याद नहीं हम बोल रहे हैं, याद मतलब आपको रटना है, बैठ के रट रहे हैं, ना ना ना, आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। आप कैसे ध्यान रख सकते हैं, दिमाग में इमेजिन करके, Z1 को ये मानेंगे, Z2 को ये मानेंगे, मल्टीप्लाई कर, जितना तेज़ आपका दिमाग चलेगा
उतना मज़ा आएगा आपको समझने में। ठीक है, आपको साइलेंटली ये नहीं होगा बैठ के रट रहे हैं, लिख लिख के रट रहे हैं, लिख लिख के रटना केमिस्ट्री में होता है। ठीक है, यहाँ पे नहीं होता। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आपको क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, अगर किसी पॉइंट पे कहीं भी दिक्कत आई हो। ठीक है, वो मिनट आप बता सकते हैं, इतने मिनट हमको दिक्कत आ रही है सर, आप इसका डाउट क्लियर कीजिए। आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं हमको। ठीक है, आप अपना कांटेक्ट नंबर उसमें दिए हुए हैं। ठीक है, आप अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।